अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक समरी बना के दूंगा आज तक की, तो हम उसको बस अभी लेके चलते हैं। अच्छा भाई, जब हमने किसी सब्सिडरी को एक्वायर करना है तो आपको पता है हमें नेट एसेट्स निकालने हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, सर शेयर प्रीमियम हो गया। आपने ये सिंपल बैलेंस शीट से फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ चिपका देना है। अच्छा जी, आपने जैसे आज की क्लास में हमने सीखा था इस शेयर कैपिटल का ख्याल रखना है। हो सकता है कि एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल कुछ और हो, रिपोर्टिंग पे कुछ और हो। सर कैसे होगा वो? हो सकता है कि जब रिपोर्टिंग डेट पे आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ होगा तो वो आपको सवाल में लिख के दे कि सब्सिडरी ने बोनस इशू किया था। तो आपको पता है कि जो शेयर्स यहाँ पे होंगे वो एक्विजिशन पे नहीं होंगे, एक्विजिशन पे शेयर्स होंगे कम। तो आपको अकॉर्डिंगली इसको वर्क बैक करना है। तो ये बात आपने नहीं भूलनी है एग्जाम में। पहली चीज़ तो ये हो गई जी। दूसरा, रिटेन अर्निंग जो यहाँ पे दी हुई होगी आपको, ये वाली, ये आपको मिलेगी सब्सिडरी की बैलेंस शीट से। अच्छा भाई, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़। अगर सब्सिडरी की बैलेंस शीट से आपको ये वाली रिटेन अर्निंग मिल रही है तो इसमें क्या होगा? ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडरी। आपको मिल गया होगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। अब आपको अगर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पे जाना है, अज्यूमिंग के साल के शुरू में एक्विजिशन हुई है, तो आप इस क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में से ये प्रॉफिट लेस करेंगे और डिविडेंड ऐड करेंगे। आप पहुंच जाएंगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग पे, और यू कैन से एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग के अगर साल के शुरू में हुई है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एक सवाल किया था, मैंने तुम्हें एक सवाल करवाया था जिसमें सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर तो किया था बट ये माइनस नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है अब जो ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आया होगा वो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो आपने फिर ओपनिंग पे जाने के लिए क्लोजिंग में से सिर्फ प्रॉफिट को माइनस करना है, डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना है। ये बात प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत अहम बात है। हमने कहा सर प्रीमियम में अगर कोई चेंज हो तो वो रख देना, आपके पास ये आ गया बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि भाई आप इसमें करेंगे सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। अच्छा, यहां पे आपने एडजस्ट किया, आपने यहां पे इसको पार करना है आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्योंकि लेट से अगर एक पीपी 100 रुपए का उसकी किताबों में उसकी फेयर वैल्यू 150 है, तो आपने 50 रिकॉर्ड किया होगा तो आपको ग्रुप को वो 150 का पड़ा है, तो 50 की अकाउंटिंग भी आप नहीं करनी है क्योंकि 100 की अकाउंटिंग ऑलरेडी सब्सिडरी खुद से कर रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपने करनी है भाई अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट्स दो तरीके के होंगे, ऑन द बुक्स होगा सर एंड ऑफ द बुक्स। अच्छा, ऑन द बुक्स में अगर फेयर वैल्यू होगी तो कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, एक्सेस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सेस को रिकॉर्ड करके यहां पे हम लेके आएंगे आफ्टर अमोर्टाइजेशन। अच्छा भाई, ऑफ द ऑन द बुक्स अगर फेयर वैल्यू नहीं होगी तो यहां से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और देखेंगे क्या सब्सिडी ने उसको अभी भी रखा हुआ है। अगर अभी भी रखा हुआ है तो उसको रिपोर्टिंग से भी कटा देंगे क्योंकि हमने उसके लिए पैसे पे नहीं किए होंगे। अच्छा सर, ऑफ द बुक्स अगर उसकी फेयर वैल्यू है, लेट्स से सर वो थी हमारी कस्टमर लिस्ट ब्रांड, क्योंकि उसकी कॉस्ट रिलायबली वो मेजर नहीं कर सकता था, बाय द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ने उस चीज़ का नाम बना दिया होगा तो मार्केट में उसको बेच के पैसे वसूल कर सकते, तो वो आपसे भी करेगा। तो हम यहाँ पे एक्सेस को रिकॉर्ड करेंगे और रिपोर्टिंग पे लेके जाएंगे उसको आफ्टर अमोर्टाइजेशन। सेम इज द केस विद दिस आफ्टर अमोर्टाइजेशन। सर यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगी,
और फिर जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो ऊपर हेड्स को प्लस करते हुए आपने यहाँ नज़र घुमानी कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। चलें जी, फिर मैंने कहा था सर एक कॉन्सेप्ट आया था कंटिंजेंट लायबिलिटी का। कंटिंजेंट लायबिलिटी उसकी बुक्स में डिस्क्लोज हुई है, तो आप बीइंग अ पेरेंट एंटिटी इसको रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा, इससे आपके नेट एसेट्स कम हो जाते हैं, इसी से आपकी गुडविल ज़्यादा हो जाती है। टेक्निकली आप ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस बुक नहीं होता, गुडविल ज़्यादा हो जाती है। अब रिपोर्टिंग डेट पे हमने मल्टीपल केसेस किए थे। रिपोर्टिंग डेट पे अगर सब्सिडरी ने सेटल कर दिया, लेट से आपने यहाँ पे 800 रिकॉर्ड किए थे, सब्सिडी ने सेटल किया 800 पे, तो सब्सिडी ने इसका एक्सपेंस बुक किया होगा, जबकि आपकी नज़र में ये एक्सपेंस नहीं था, ये गुडविल के पैसे थे, तो आप यहाँ रखेंगे जीरो, क्योंकि कंसोलिडेटेड बुक्स की लायबिलिटी रिवर्स होगी। अल्टीमेटली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू गेन, वो एक्सपेंस इस गेन को नेट ऑफ कर देगा। सही है जी। तो टेक्निकली आपकी लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी और आप ये बोलेंगे कि भाई आपने सिर्फ ये पैसे गुडविल के लिए दिए थे। व्हाट इफ इट इज सेटल्ड एट 1200, तब भी वो एक्सपेंस 1200 का ऊपर माइनस होगा, कंसोलिडेटेड बुक की लायबिलिटी रिवर्स होगी, यहाँ जीरो आएगा। अब टेक्निकली आप 400 का एक्सपेंस अज्यूम करते होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। व्हाट इफ ये लायबिलिटी सेटल नहीं हुई होती और रिपोर्टिंग डेट पे हमारी असेसमेंट ये होती कि भाई ये अभी भी 800 पे ही सेटल होगा, तो हम रिपोर्टिंग डेट पे भी 800 माइनस करते हैं, क्योंकि ऊपर से कुछ माइनस नहीं हुआ और कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं आता, क्योंकि पहले भी 800 था, अब भी है 800 है, 800 माइनस 800, आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, व्हाट इफ सेटल नहीं हुआ होता, तुम्हारा जो लॉयर है वो कहता है कि भाई ये 1200 पे सेटल होगा, तो आप 1200 यहाँ रिकॉर्ड करते तो एडिशनल एक्सपेंस आता 400 का और लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती 1200 की। आई होप दिस इज क्लियर। आगे फिर हमने ये सीखा है कि भाई आप यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना, आप देखना कुछ चीज़ें। वो चीज़ें क्या हैं सर? पीपी का डिस्पोजल बाय सब्सिडी टू पेरेंट। सर इन्वेंट्री का डिस्पोजल बाय सब्सिडी टू पेरेंट। और सर एक और चीज़, सब्सिडी की अपनी बुक्स की गलती। तो सर वो सारी तमाम चीज़ें आपने यहाँ से लेस करनी है, चाहे वो पीपी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो, इन्वेंट्री का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो या सब्सिडी की अपनी गलती हो। तो सर यहाँ पे आपने प्लस माइनस दोनों क्यों लिखा है भाई? प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि वो पॉजिटिव गलती भी हो सकती है, नेगेटिव भी गलती हो सकती है। हमने यहाँ पे ये सीखा है सर, आप ये एडजस्टमेंट निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट है क्या, माइनस होनी क्या चाहिए, और ऐसे निकालेंगे कि अज्यूम करते हुए कि अगर ये एसेट कभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ होता तो उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती है, अभी क्या, दोनों का डिफरेंस। एग्जांपल दी थी मैंने कि अगर सब्सिडी ने 50,000 का गेन कमाया है तो रिवर्सल 50 से नहीं होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद होगा, क्योंकि कुछ डेप्रिसिएशन पेरेंट एंटिटी अपनी किताबों में इंक्रीमेंटली बुक कर चुका होगा, तो आपने नेट ऑफ रिवर्स करना है। अच्छा जी, ये कैसे निकलता है सर? इसके दो तरीके, आप प्रॉफिट पे लगा दें अनसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज और अनसोल्ड स्टॉक लें, उसको डिवाइड करें, सही है जी, मार्कअप से, जो तो आपकी सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 50, यानी अज्यूम किया मैंने 50% का मार्कअप है। यानी दो तरीके हैं, पूरे प्रॉफिट में से जितनी इन्वेंट्री नहीं बिकी उसकी परसेंटेज लगाएं, आपको बचा कुचा प्रॉफिट मिल जाएगा, या तो बचा कुचा इन्वेंट्री उठाएं उसमें से प्रॉफिट निकाल दें, बात एक ही है। अच्छा जी, अब यहां पे फोकस कर लेते हैं सर। यहाँ पे तो एक्विजिशन पे कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे पॉसिबल एरर्स क्या हो सकते हैं, मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे मैंने कहा सर, व्हाट इफ आपकी सब्सिडी ने डिविडेंड डिक्लेयर तो किया बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर पेरेंट एंटिटी ने, तो लेट से सब्सिडी ने अगर 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है तो पेरेंट ने उसका 80,000 रिकॉर्ड किया होगा। इफ अज्यूमिंग दैट आई एम 80% ओनर, तो अगर ये 1 लाख रुपए सब्सिडी रिकॉर्ड कर लेता तो वो यहाँ से माइनस हो जाता, ऐसा ही है। पर अगर हम इन टोटलिटी एंट्री देखें तो मैं यहाँ से डिविडेंड रिसीवेबल को क्रेडिट करूँगा 80,000 से, मैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी को डेबिट करूँगा 1 लाख से, ताकि पूरा 1 लाख नेगेटिव जाए और मेरे पास उसका 80,000 पॉजिटिव है, प्लस माइनस जीरो हो जाए, एनसीए का पैसा उसको मिल जाए, और मैं सिंपल डिविडेंड पेएबल टू एनसीए रिकॉर्ड कर लूँगा 20,000।
ये बनेगी इसकी एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा, अगर सब्सिडी ये रिकॉर्ड कर चुका होता तो टेक्निकली मैं सिर्फ रिसीवेबल पेबल को एलिमिनेट करता, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। आई होप ये आपको रिकॉल हो रहा है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री में चला जाएगा, इसका इम्पैक्ट पीबी में चला जाएगा, तभी जाके आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। अच्छा जी, इसके बाद सर हम जब इसका टोटल करेंगे तो इसका पोस्ट एक्विजिशन आप बांट देंगे दो लोगों में, पेरेंट एंड एनसीआई। क्लियर है जी? अच्छा भाई, फिर आप दूसरे स्टेप पे निकालते हैं गुडविल। गुडविल में आपने यहां आके सोचना है कि फुल गुडविल है या पार्शियल गुडविल है। हमने कहा आपने पेरेंट एंटिटी की कंसिडरेशन रखी। पेरेंट एंटिटी कंसिडरेशन से आपको रिकॉल करा देते हैं, कैश कंसिडरेशन, शेयर कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन, सर कंटिंजेंट कंसिडरेशन और सर पीपी एज अ कंसिडरेशन। आप इन सब को सम करेंगे और देखेंगे क्या पेरेंट एंटिटी किताबों में ये है या नहीं है। नहीं है तो यू नो कि आपको फिर एडजस्टमेंट्स पास करनी पड़ेंगी। इसके अंदर आप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऐड कर देंगे ओनली इफ फुल गुडविल। आपको मिल गई फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। आपने कहा बच्चों जैसी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आई तो मैं नेट एसेट्स रखूंगा 100% इफ फुल गुडविल। आपने इसको माइनस किया तो आपको मिल गई यहां पे गुडविल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो सर वो हमने सीखा था कि इम्पेयरमेंट कैसे निकलती है कि मैं रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स प्लस गुडविल मैं बोलता हूँ मेरा सरमाया सब्सिडी का इतना, देखता हूँ रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो सबसे पहले गुडविल को एलोकेट होता है, पर वो आपसे कैलकुलेट बहुत मुश्किल है कि करवाया। आपको सिंपल बता देगा गुडविल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 10% और ये गुडविल इम्पेयर होगी तो ये नेट गुडविल आ गई। ये दोनों में बढ़ जाएगा पेरेंट और एनसीआई। एनसीआई को मिलेगा इफ फुल गुडविल। आई होप दिस इज क्लियर। आगे फिर मैंने कहा कि सर इसके बाद तीसरा स्टेप होता है एनसीआई। आपने कहा आप यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लेंगे इफ फुल गुडविल, अदरवाइज शेयर ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। ये रहा सर, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लेस कर देनी है इम्पेयरमेंट इफ एनी। आपके पास सर ये आ गया रिपोर्टिंग डेट की एनसीआई। अच्छा जी, फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट याद करा दूं। बाज़ औक़ात आपको गुडविल ऑफ एनसीआई गिवन होती है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन नहीं होती है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालने के भी दो तरीके हैं, बल्कि ये कहो कि एक तो गिवन नहीं होगा। हो सकता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दे दे, हो सकता है कि आपको सब्सिडी की शेयर प्राइस दे तो एनसीआई के शेयर से उसको मल्टीप्लाई करना, आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मिल जाएगी। तीसरा तरीका गुडविल ऑफ एनसीआई देगा, एनसीआई के नेट एसेट का शेयर लेके उसमें ऐड करना, आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मिल जाएगी। क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई के अंदर एनसीआई के नेट एसेट्स का शेयर होता है, साथ साथ उसकी गुडविल होती है। होप दिस इज क्लियर अगेन। अच्छा भाई, चौथा ग्रुप रिजर्व्स। हमने कहा ग्रुप रिजर्व में रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट आप उसकी बैलेंस शीट से उठाएंगे। अजम्पशन है कि ये सही होगा, गलती होगी तो अभी पार्क करेंगे। इसमें आप ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन। फिर इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन के बाद आप इम्पेयरमेंट अगर कोई गुडविल की है इफ एनी वो यहाँ से हटा देंगे। हमने कहा फिर आपने सोचना है कि क्या कोई इसकी अपनी किताबों की गलती तो नहीं है। तो हमने कहा एक एक करके देखते हैं वो गलती। मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ पे हम इसकी किताबों की गलती देखें तो हम एक एक करके रिकॉल करते हैं। यहाँ पे केसेस भी रिवर्स कर देता हूँ वापस से। पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया 120 मिलियन का, सही है, तो उसने लोन लिया 120 मिलियन का, 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, सही है जी। तो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 12 मिलियन की। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, बल्कि इसको 100 मिलियन कर लेते हैं आसानी के लिए।
ये रहा जी 100 मिलियन। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं और एक इंस्टॉलमेंट 10 मिलियन की बनती है, 5% का इंटरेस्ट है। अच्छा, सब्सिडी ने क्या किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया और इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट किया। सही, कितने से, 5 मिलियन से। सेट है। और इसने पहली इंस्टॉलमेंट उठा के चिपका दी, तो उसने एक एंट्री बनाई, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 5 मिलियन से। एक्सपेंस बुक करने के बाद लोन पेएबल डेबिट 10 मिलियन से। कैश कर दिया डिस्पैच 15 मिलियन से। अच्छा, पेरेंट एंटिटी ने कोई एंट्री नहीं बनाई इंटरेस्ट की, नो एंट्री ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब जब बच्चों मुझे ये बैलेंस शीट मिलेगी, तो बैलेंस शीट में लोन रिसीवेबल आ रहा होगा 100 मिलियन का, लोन पेएबल आ रहा होगा सर 90 मिलियन का। इसका इंटरेस्ट पेएबल 0 होगा क्योंकि वो डिस्पैच कर चुका, हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा ही नहीं क्योंकि हमने एंट्री ही नहीं बनाई। सर सबसे पहले तो आपने ये करना है यहाँ पे कि सर लोन रिसीवेबल को कटा दें 100 से। सही है जी, आपने लोन पेएबल को कटा दिया 90 से। आपने कहा जो कैश अभी इन ट्रांजिट है उसको वापस ले आएँ। सही है जी, क्योंकि ग्रुप का कैश है 5। अब सर मैं देखूँ ये बन गया 105, ये बन गया 100, तो सर ये हुआ क्या सर, हुआ ये है कि पेरेंट एंटिटी ने अपनी इनकम रिकॉर्ड नहीं की थी 5 मिलियन की, वो हमने रिकॉर्ड कर दी और आंसर हमारा मैच हो गया। अगर पेरेंट एंटिटी तमीज़ से रिकॉर्ड कर लेता है एंट्री और उसने पैसे डिस्पैच नहीं किए होते तो सिर्फ रिसीवेबल पेएबल एलिमिनेट होते, इनकम की एलिमिनेशन नहीं होती। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, अगर यही गलती सब्सिडरी करता तो आप फिर यही 5 की इनकम नेट एसेट्स में बुक करते अगर लोन होता सब्सिडरी टू पेरेंट एंटिटी। फिर हमने एक चीज़ सीखी है। अच्छा, यानी हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो अपनी सेपरेट बुक्स की गलती है तो वो यहाँ पे एडजस्ट होगी, सेपरेट बुक्स एरर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी एरर हो सकता है, तो हम देखेंगे। अच्छा, नेगेटिव कैसे आज की क्लास में किया था हमने कि डेफर्ड कंसिडरेशन उसने रिकॉर्ड नहीं की थी तो उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो एग्जाम्पल है आपकी ये वाली। इसके बाद और एक और चीज़ हमने आज की क्लास में एक और चीज़ सीखी थी, याद करो कि उसने इन्वेस्टमेंट के अंदर एक कंसल्टेंसी फी कैपिटलाइज कर दी थी जो कि एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, ग्रुप रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो वो इम्पैक्ट भी आ सकता है। यानी एनीथिंग कैन कम यार, आपने सिर्फ लॉजिकली साउंड रहना है। इसके बाद फिर मैंने कहा अगर कोई पीपी पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा तो वही सर कैरिंग अमाउंट है क्या, माइनस होनी क्या चाहिए, आप लेस कर देंगे। और सर फिर इन्वेंट्री का अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ से माइनस कर देंगे। सही है जी, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग ग्रुप रिजर्व। और बैलेंस शीट बनाते वक्त बस खुदा के वास्ते एक चीज़ याद रखना कि आपने 2 जगह नज़र घुमानी है, एक नेट एसेट सेट रिपोर्टिंग डेट, दूसरा ग्रुप रिजर्व और रिसीवेबल पेएबल का ख्याल रखना है। क्लियर है बात जी। अच्छा जी, इसके बाद एक और मुझे चीज़ याद आई जो हमने एक एडजस्टमेंट देखी थी। मैंने कहा कि तुमने फेयर वैल्यू देखी थी किसी एसेट की, लेट से 150, जिसकी कैरिंग अमाउंट थी 100। क्लियर है, कैरिंग अमाउंट थी 100। अच्छा जी, तो बल्कि यूं कर लेते हैं इसको कि सर फेयर वैल्यू थी 200, कैरिंग अमाउंट थी 100। हमने कहा भाई इसकी लाइफ है रिमेनिंग 10 ईयर्स। सही है जी, तो आपने एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की होगी 100 की, रिपोर्टिंग पे आप इसको उठा के लेके आएंगे 100 को डिवाइड करके 10 से 90 पे। अच्छा, मैं देखूं कि सेपरेट बुक्स में ये एसेट 100 से शुरू हुआ होगा, 90 पे आके रुका होगा। कंसोलिडेटेड बुक्स में हमने 90 इसमें और ऐड किया होगा तो ये हो गया होगा 180 का। तो क्या हम कह सकते हैं ये सेपरेट बुक्स की कैरिंग अमाउंट है, ये कंसोलिडेटेड बुक्स की कैरिंग अमाउंट है। हमने कहा था कि हमने एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जिसमें पता लगा कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट 160 मिलियन है। तो जब सेपरेट बुक्स में सब्सिडरी कंपेयर कर रही है तो नो इम्पेयरमेंट, पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 20 मिलियन की इम्पेयरमेंट। तो आप याद करें आपने इसको नेट एसेट सेट रिपोर्टिंग डेट में रिकॉर्ड किया था क्योंकि इंक्रीज तुमने किया है तो इम्पेयर भी
तुम करोगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब तक का जितना भी था मैंने सब तुम्हें रिवाइज करवा दिया। एक और चीज़ याद रखना कि आपने बस अपना दिमाग चलाना है, रट्टा नहीं लगाना किसी केस में। बात क्लियर है। और एक और चीज़, आज जो हमने केस किया था उसको भी रिकॉल करें कि जब हमें रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन नहीं गिवन और प्रॉफिट भी नहीं गिवन, तो आप वर्क बैक करके जाएंगे गुडविल से टू नेट एसेट्स। जज़ाकल्लाह।